अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सभी को वालेकुम अस्सलाम, जितने साथी जुड़े हैं और सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के इस अहम वीडियो में। जे जेबट है, ये सेट है, एम सेट है ना। तो लैंग्वेज वन होगा तो पहले नस्र होगा, फिर नज्म होगा। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया कि अगर आपको पूछा जाए पैराग्राफ में तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 ता 99, यानी 9 सवाल है इसमें। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है? सबसे पहला 91 नंबर क्वेश्चन है, बदसूरत का मुतजाद क्या होगा, यानी उल्टा। खूबसूरत, बदनुमा, खुशगवार और बदशक्ल। तो बदसूरत का उल्टा होता है खूबसूरत, है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला, ये पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। उसके बाद, रेडियम के एक एक जर्रे की कदर कौन करते हैं? यह पैराग्राफ में मिलेगा कि रेडियम के एक एक जर्रे की कदर कौन करते। इसी मेथड से आप भी एग्जाम हॉल में सॉल्व कीजिएगा। रेडियम की कदर हर आदमी नहीं जानता, लेकिन जिन्हें इनकी जरूरत पड़ती है, जैसे साइंसदां और डॉक्टर, इसके जर्रे जर्रे की कदर करते हैं। कौन कदर करते हैं? साइंसदां और डॉक्टर, यही है ना। तो रेडियम के एक एक जर्रे की कदर कौन करते हैं? साइंसदां और डॉक्टर, सनअतकार और किसान, सरमायादार और ताजिर, हिसाबदां और माहिर माशियात। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, यानी साइंसदां और डॉक्टर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 93 में, जो लोग रेडियम के जेरे इलाज रहते हैं वो अपनी हिफाजत कैसे करते हैं? वो शीशे की वास्कटें पहनकर अपनी हिफाजत करते हैं, मुंह पर मास्क को लगाकर, दवाइयां खाकर और रबड़ की वास्कटें पहनकर। क्या कह रहा है कि जो लोग रेडियम के जेरे इलाज रहते हैं वो अपनी हिफाजत कैसे करते हैं, यही ना है। तो इसको पैराग्राफ में देखिएगा, आपको मिल जाएगा कि कहां पर है ये। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। रेडियम से डॉक्टरी में भी बड़े बड़े काम लिए जाते हैं। एक साइंसदान ने 1906 ईस्वी में यह मालूम किया कि अगर शीशे की तख्ती में रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाएं तो वो जिस्म के उन रेशों को जायल कर देती हैं जिन पर सरतान का असर हो। जो लोग रेडियम के जेरे इलाज रहते हैं, देखिए आ गया, वो अपनी हिफाजत शीशे की वास्कटें पहनकर करते हैं। क्या करते हैं? शीशे की वास्कटें पहनकर करते हैं। क्या करते हैं? शीशे की वास्कटें पहनकर करते हैं, है ना। शीशे की वास्कटें पहनकर करते हैं। तो अब आपको इसका हो गया 93 नंबर, जो लोग रेडियम के जेरे इलाज रहते हैं वो अपनी हिफाजत कैसे करते हैं? तो वो शीशे की वास्कटें पहनकर अपनी हिफाजत करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 94 में, रेडियम हमारे जिस्म के किस हिस्से को दुरुस्त करता है? दिल को, जिगर को, मेदे को और दिमाग को। तो देखते हैं किस हिस्से को दुरुस्त करता है। तो जहां से हम लोगों ने छोड़ा है उससे आगे से पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वो अपनी हिफाजत शीशे की वास्कटें पहनकर करते हैं। रेडियम की शुआएं बराहे रास्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खून के सफेद और सुर्ख कीले बिगाड़ देती हैं, खून का दबाव हल्का कर देती हैं, अक्सर खून की कमी भी पैदा हो जाती है, नाखून बदसूरत और इनके इर्द गिर्द चारों तरफ की खाल खुरदरी और मोटी हो जाती है। रेडियम एक्सरेज के जले हुए जख्म अच्छे कर देता है, मेदे को दुरुस्त करता है। रेडियम क्या करता है? मेदे को दुरुस्त करता है। क्या करता है? मेदे को दुरुस्त करता है।
तो अब आपको इसका आंसर हो गया 94 नंबर में कि रेडियम हमारे जिस्म के किस हिस्से को दुरुस्त करता है, तो मिर्दे को। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। शुआ की जमा क्या है? 94 नंबर क्वेश्चन में है जी 95 में शुआ की जमा शुआएं, अशआओं, अशआ और अशआइन। तो शुआ की जमा जिसका माना होता है किरण, शुआएं। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा 95 का। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर में, डॉक्टरी में किससे बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं? अल्मुनियम से, कांसा से, रेडियम से। रेडियम के बारे में भी जिक्र किया था, इससे लिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियम की शुआओं से कहां के आसपास की खाल खुरदरी और मोटी हो जाती है? नाखून, आंख, कान और हाथ। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कहां की खाल जो है खुरदरी और मोटी हो जाती है। यहां पे देखिएगा आप तो आपको मिलेगा कि खून का दबाव हल्का कर देती है, अक्सर खून की कमी भी पैदा हो जाती है, नाखून बदसूरत और इनके इर्द गिर्द चारों तरफ की खाल खुरदरी हो जाती है। किसके इर्द गिर्द की खाल खुरदरी हो जाती है? तो साथियों नाखून के ना। तो अब आपको इसका आंसर का पता चल जाएगा कि रेडियम के शुआओं से कहां के आसपास की खाल खुरदरी और मोटी हो जाती है? तो नाखून के आसपास की, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। और 98 नंबर क्वेश्चन है, रेडियम की शुआएं इंसान पर कैसे असरअंदाज होती है? खून के दबाव को बढ़ाती है, उनके जिस्म के खाल को बिगाड़ती हैं, उनके दिमाग पर गहरा असर डालती हैं, आहिस्ता आहिस्ता खून के सफेद और सुर्ख खीले बिगाड़ देती है। यानी क्या कहा जा रहा है हमसे कि रेडियम की शुआएं इंसान पर कैसे असरअंदाज होती है। तो पैराग्राफ में देखिए, ऐसे तो हमको पता है कि कौन सा आंसर है, लेकिन आपको पैराग्राफ में दिखाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर होगा और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। यहां पे देखिए, रेडियम की शुआएं बराहे रास्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खून के सफेद और सुर्ख खीले बिगाड़ देती है। क्या करती है? खून के सफेद और सुर्ख खीले बिगाड़ देती है। तो अब इस क्वेश्चन का यानी 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रेडियम की शुआएं इंसान पर कैसे असरअंदाज होती है? तो आहिस्ता आहिस्ता खून के सफेद और सुर्ख खीले बिगाड़ देती है। यही ना ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर में, रेडियम की किरणें अगर शीशे की तख्ती में दोबारा छान ली जाएं तो जिस्म के किन रेशों को जायल कर देती है? जिन पर टीबी का असर हो, जिन पर सरतान का असर हो, जिन पर ताउन का असर हो, जिन पर किसी बीमारी का असर ना हो। तो साथियों आप यहां पर पैराग्राफ में देखे होंगे, आपको यहां पर मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक साइंसदान ने 1906 में यह मालूम किया, अगर शीशे की तख्ती में रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाएं तो वो जिस्म के उन रेशों को जायल कर देती हैं जिन पर सिरतान का असर हो, है ना, लिखा हुआ है। तो साथियों ये आपका यहां पर राइट आंसर मिल जाएगा कि क्या रेडियम की किरणें अगर शीशे की तख्ती में दोबारा छान ली जाएं तो जिस्म के किन रेशों को जायल कर देती है? तो जिन पर सिरतान का असर हो। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ये 9 क्वेश्चन जो था पहला पैराग्राफ से था। अब जो चूंकि लैंग्वेज 1 है तो लैंग्वेज 1 में हमने आपको बताया कि पहले नस्र होगा फिर नज्म होगा। तो 9 क्वेश्चन जब इससे पूछ लिया है तो अब आपसे 6 क्वेश्चन और पूछेगा। अब आगे कहा जा रहा है, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 100 से 105 तक। बहुत सारे लोगों को यह टेंशन लगा हुआ है कि सर आप जो जैसे पढ़ा रहे हैं क्या इस तरह तैयारी हो पाएगी, हमारे मन के मुताबिक क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। उनको यह भूत सवार है। कौन सा भूत? भूत सवार है कि पेडागोजी पेडागोजी पेडागोजी, यानी जिस तरह ट्यूशन में आप जाते हैं ना पढ़ाने के लिए, आप जाइएगा यहां से कुछ और सोचकर, लेकिन घर का जो बच्चा होगा वो बोलेगा नहीं हमको क ख पढ़ना है। आप जाइएगा सोचिएगा हम ABCD पढ़ाएंगे, लेकिन आप मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? कि नहीं पढ़ाइएगा तो कल होकर उसके माँ बाप कहेंगे सर दूसरे सर मिल गए आप चले जाइए। तो चूंकि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है,
आपको अपना भी तो पेट चलाना है, तो इसलिए कहिएगा चलो बाबू जो पढ़ोगे ठीक है। उन्होंने कहा कि इमली मीठा है, कहिएगा ठीक है। वो कहा कि नहीं बैगन जो है वो खट्टा है, कहिएगा ठीक है। इसलिए क्या आपको अपना भी ये करना है। आप घबराइए नहीं भाई। अरे आपकी जब क्लास चालू हो गया है ना, तो आप जितना सोच नहीं पाओगे उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप टेंशन क्या, अब कितने लोग जो है ना क्लास जैसे ही शुरू होता है वो टेंशनलाइज हो जाते हैं, इतना टेंशन में हो जाते हैं कि मैं देखता हूं 40 मिनट तक वो एक ही चीज को कमेंट कर रहे हैं बार 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 बार। उतना देर में पढ़ लीजिएगा, ये खराब थोड़ी है। अच्छे अच्छे तुर्रम खान को देखे हैं 2-3 नंबर इसी में गलत करके। मैं तो देखिए, मैं असल में यहां पे आपको समझा रहा हूं ना, तो आपको लग रहा है आसान, लेकिन आप अकेले में इसको समझ के देखिएगा तब लगेगा आपको भारी। अब मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आपका तो नहीं है ना, तो ये तो आपको लग रहा है आसान, लेकिन उतना आसान है नहीं। अच्छे अच्छे लोग जाते हैं इसी में 1-2 नंबर से गलती कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपका नज्म है। अब इस नज्म में कहा गया कि 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन को हल करना है। पहले हम देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। शायर को किस पेड़ की खुशबू आते जाते रोकती है? जामुन के पेड़ की खुशबू, अमरूद के पेड़ की खुशबू, आम के पेड़ की खुशबू, पपीते के पेड़ की खुशबू। तो देखते हैं शायर को, यहां पर आप पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा। कितना अच्छा है ये गांव का रास्ता, इस कड़ी धूप में छांव का रास्ता, सब्जो शादाब अशजार के दरमियां, किस मजे से गुजरती है ये गर्मियां। आम के पेड़ खुशबू लुटाते हैं, रोकते हैं मुझे आते जाते हैं हुए। किसके पेड़ रोक रहे हैं भाई? आम के पेड़ रोक रहे हैं आते जाते हुए, चूंकि आम के पेड़ की खुशबू की वजह से। तो अब आपको इसका आंसर यहां पे मिल जाएगा। शायर को किस पेड़ की खुशबू आते जाते रोकती है? तो यहां पर है आम के पेड़ की खुशबू। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। शायर के नजदीक कुशादा जमीन और खुला आसमान किनको मुयस्सर नहीं हुआ? शायर के नजदीक कुशादा जमीन और खुला आसमान किनको मुयस्सर नहीं हुआ? शहर के दोस्तों को, अमीर लोगों को, सरमायादार लोगों को, बदजौक लोगों को। तो कुशादा जमीन और खुला आसमान किनको मुयस्सर न हुआ? तो आप पढ़ेंगे जहां से आपने छोड़ा है उससे आगे पढ़िए। आम के पेड़ खुशबू लुटाते हैं, रोकते हैं मुझे आते जाते हुए। कितना खुश रहता हूं खेत जाते हुए, नाचते कूदते गीत गाते हुए। ये कुशादा जमीन, ये खुला आसमान, शहर के दोस्तों को मुयस्सर कहां? किनको मुयस्सर नहीं हुआ? शहर के दोस्तों को ये मुयस्सर नहीं हुआ। तो अब आपको इसका आंसर मिल गया कि शायर के नजदीक कुशादा जमीन और खुला आसमान किनको मुयस्सर नहीं है? तो शहर के दोस्तों को। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है, शायर के नजदीक गांव के सब्जो शादाब अशजार के दरमियान मजे से क्या गुजरती है? अशजार शजर की जमा है, अशजार के माने होते हैं पेड़, है ना। शायर के नजदीक गांव के सब्जो शादाब अशजार के दरमियान से क्या गुजरती हैं? छुट्टियां, गर्मियां, सर्दियां और उसके बाद है दूरियां। तो देखिए यहां पर आपको मिल जाएगा क्या गुजरती है। यहां पे देखिए आपको मिल जाएगा, कितना अच्छा है ये गांव का रास्ता, इस कड़ी धूप में छांव का रास्ता, सब्जो शादाब अशजार के दरमियां, किस मजे से गुजरती है ये गर्मियां। क्या गुजरती है भाई? गर्मियां गुजरती है किसके? सब्जो शादाब अशजार के दरमियान। तो गर्मियां का जिक्र है ना। तो अब आपको इसका आंसर मिल गया कि शायर के नजदीक गांव के सब्जो शादाब अशजार के दरमियान मजे से क्या गुजरती है? तो गर्मियां गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कितना खुश रहता हूं डॉट डॉट जाते हुए, दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज भरिए। शहर, रोज, बाग और खेत। तो यहां पे देखिए आप, कितना खुश रहता हूं, सबसे पहला वही है कि कितना अच्छा है ये गांव का रास्ता,
यहां है कितना खुश रहता हूं खेत जाते हुए। क्या है? कितना खुश रहता हूं खेत जाते हुए, है ना। तो अब आपको यहां पर क्या डालिएगा बीच में, तो आपका है 103 नंबर में कितना खुश रहता हूं, यहां पर आपका होगा खेत। तो खेत कहां पर है, तो खेत जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा ना। कितना खुश रहता हूं खेत जाते हुए, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 104 नंबर में धूप का मुतजाद है। मुतजाद मीन्स उल्टा यानी ऑपोजिट, छांव, साया, परछाई और अक्स। तो धूप का उल्टा क्या होगा, छांव होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। 105 नंबर में शायर के नजदीक गांव का रास्ता कड़ी धूप में कैसा लगता है। छांव का रास्ता, दुश्वार रास्ता, खुशगवार रास्ता और तपिश का रास्ता। यानी ये कहा जा रहा है कि गांव का रास्ता कड़ी धूप में कैसा लगता है। आप यहां पर देखिए आपको मिल जाएगा जी, कितना अच्छा है ये गांव का रास्ता, इस कड़ी धूप में छांव का रास्ता। तो गांव का रास्ता कितना कैसा लगता है, अच्छा लगता नहीं। तो अब आपको यहां पर इसका यानी 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि शायर के नजदीक एक गांव का रास्ता कड़ी धूप में कैसा लगता है, तो खुशगवार रास्ता लगता नहीं, अच्छा यानी खुशगवार, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो अभी 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है, जो कि 91 से लेकर 105 तक के टोटल जो सवालात थे 15 थे, इस 15 में आपका 100% सही होना चाहिए। यानी ये 15 में 15 आपका आना चाहिए, इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं, ये आपके लिए कहता हूं। इसमें थोड़ा सा आप अपना माइंड सेट रखिएगा। माइंड सेट का मतलब है कि आप संतुलन में रहिएगा। कितना लोग जो है ना एग्जाम हॉल में जाते हैं और उनका दिमाग रहता है आसमान पर, मार्केट में, या बाहर जो गाड़ी छकड़ा लेके गया है कार उड़ से घूमने का, कि एग्जाम से निकलेंगे तो यहां खाएंगे, वहां पिएंगे, यहां दौड़ेंगे, यहां भागेंगे, यहां पार्क में जाना है, ऐसे करना वैसे करना। वही लोगों का एग्जाम जो है बिगड़ जाता है। बात समझ रहे हैं, टाइम से जो नहीं पहले पहुंचते हैं। तो अगर आप संतुलन में रहेंगे तो इस 15 का 15 को हल करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं आपको 2-3 दिन से दिखा भी रहा हूं कि किस तरह हल होता है, मेथड भी बता रहा हूं और प्रैक्टिस भी आपको लगवाऊंगा, करवाऊंगा, तो वहां भी आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए, बस थोड़ा सा इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब चलते हैं 106 से लेकर 120 तक। जो आपका सवाल है ये सवाल पेडागोजी का होगा। इसमें आप कम 1-2 नंबर कम ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 4 नंबर भी कम लाइएगा फिर भी 26 नंबर होगा जी। चलिए, कोझिकोड में एक मखसूस बिरादरी मलयालम बोलती है। कोझिकोड ये एक जगह का नाम है। कोझिकोड में एक मखसूस बिरादरी मलयालम बोलती है। क्या बोलती है? मलयालम जबान है वो बोलती है, जो कि इस जगह बोली जाने वाली मलयालम से जरा मुख्तलिफ है। मखसूस बिरादरी के जरिया बोले जाने वाली जबान को बोले जाने वाली मलयालम को क्या कहेंगे जी? मलयालम की किस्में, मलयालम की इलाकाई बोली और मलयालम की समाजी बोली, और वो 2 मुख्तलिफ जबानें हैं। क्या होगा 106 नंबर क्वेश्चन का? चलिए बताइए आप लोग, बहुत ही शानदार जी। 106 का क्या होगा? अब देखिए यहां पर आप समझिएगा 106 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप पहले समझ लें, उसके बाद तब आप फिर चलेंगे। देखिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए कोझिकोड एक जगह का नाम है, एक मखसूस बिरादरी यानी एक मखसूस समाज जो है वो मलयालम बोलती है, जो कि उस जगह बोली जाने वाली मलयालम से जरा मुख्तलिफ है। यानी
आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप जिस इलाके में रहते हैं, आपकी जो जबान है वहां की इलाकाई जबान, थोड़ी दूर जाइएगा थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, थोड़ी दूर और जाइएगा बदलाव हो जाता है। लेकिन पता है, गौर किए हैं क्यों बदलाव होता है? जैसे उर्दू और हिंदी कहीं भी जाइएगा सब एक ही से बोलेगा, लेकिन कन्नड़ उन्नड़ में जाइएगा तो लगेगा कि वो उर्दू को भी कन्नड़ की तरह ही बोल रहे हैं। अब वहां के समाजी यानी जो जोग्राफियाई चीज है, वो कल्चर का उस पर प्रभाव पड़ता है, जिससे जबान हल्की सी बदल जाती है। तो कोझिकोड में एक मखसूस बिरादरी मलयालम बोलती है। चूंकि उस जगह बोले जाने वाली मलयालम से जरा मुख्तलिफ है, तो जो मलयालम से थोड़ा सा मुख्तलिफ है तो इलाका का ही जबान है, तो ये मलयालम की समाजी बोली होगी। क्या होगी? समाजी बोली, यानी उसी इलाके की बोली। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा 106 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये एक बार और पूछा गया था 2019 में शायद। आमोजगारों को, आमोजगार मीन्स अधिगम करता, अधिगम करता, आमोजगारों को मुख्तलिफ ग्रुप में दर्जे झैल आमोजिशी काम दिया गया, यानी उसको ग्रुप ग्रुप बांट दिया गया और उसको काम दिया गया। क्या काम दिया गया? मालूम कीजिए कि लफ्जियात की आमोजिश को क्या कहते हैं। इन लफ्जों और जुमलों को मालूम कीजिए जो दर्जे झैल लफ्जों से मुताल्लिक है। मतलब बात समझिए, जो अधिगम करता है उसको ग्रुप में बांट दिया गया, और ग्रुप में जो बांटा गया उसको सीखने का काम दिया गया, खानदान, रिश्तेदारी और एहसास। मतलब आप ये एक टॉपिक दिया गया, जब ग्रुप में बांटे जाएगा तो ये मान लीजिए कि हम ही ने आपको 3 ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप को दिया खानदान, दूसरे को दिया रिश्तेदारी और तीसरे को दिया एहसास, यानी इस पर आप चर्चा कीजिए। तो ये तो हमने एक हेडलाइन दे दिया ना आपको, तो जो हेडलाइन दे दिया उसी को ना मौजू बोलते हैं, यानी आपको एक खास टॉपिक दे दिया। तो साथियों इसको क्या बोलेंगे? मौजूआती अल्फाज, लफ्जों का मजमुआ, मजमुआओं की लफ्जियात, लफ्ज का दाम सिलसिला। तो ये जो है साथियों ये मौजूआती अल्फाज होगा, इसलिए कि ये आपने खास टॉपिक दे दिया है, हेडलाइन दे दिया है, इसीलिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। प्लीज एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ना पिछले बार भी पूछा गया था, ऑनलाइन एग्जाम जो मोड में हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और शायद 2014 वाले मोड इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, और लेटेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए ताकि आपको काम आए आगे और दिक्कत ना हो। रोजमर्रा की जबान जो हम आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम जहां पे रहते हैं, क्या हम हमेशा स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही बोलते हैं, अच्छी उर्दू बोलते हैं? आपस में बोलने के लिए हम अपने घरेलू जबान बोलते हैं, यानी फितरी जबान बोलते हैं, यानी मातृभाषा बोलते हैं ना। तो देखिए जो रोजमर्रा पर बोला जाता है उसको बोला जाता है साथियों बुनियादी आपसी तरसील की महारतें। इसी को बोला जाता है बिक्स, BICS। इसी को याद रखिएगा, ये जो है BICS, ये याद रखिएगा। BICS का जो फुल फॉर्म है इसका होगा बेसिक इंटरप्रेशन कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक इंटरप्रेशन कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, इसको बोलते हैं बिक्स। जो आप फितरी जबान बोलते हैं, जो रोजमर्रा के लिए बोलते हैं, वो कहलाता है बिक्स। और एक आपका होता है क्लैप, CALP, क्लैप। क्लैप क्या होता है? जो साथियों आप रोजमर्रा नहीं, यानी जिसमें आप मियारी जबान बोलते हैं, जैसे आप किसी स्कूल में कॉलेज में बोलेंगे तो वहां पर वो क्लैप होगा। तो यहां पर रोजमर्रा की जबान है तो ये आपका होगा बिक्स, BICS। ये लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। बुनियादी आपसी तरसील की महारतें, क्योंकि रोजमर्रा की जबान है तो इसीलिए होगा बिक्स, है ना। ये हमारे मास्टर नोट्स में भी दिया हुआ है, एक बार आप जाके देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 109 नंबर में। एक उस्ताद सानवी सतह के बच्चों को एक मतन कहानी देता है। सबसे पहली बात आप समझिए सानवी सतह क्या होता है। एक होता है इब्तिदाई सतह, इब्तिदाई सतह का मतलब हुआ 1 to 5, सानवी सतह का मतलब हुआ 6 to 8, यानी जिसको हम लोग अपर प्राइमरी बोलते हैं। तो एक उस्ताद सानवी सतह के बच्चों को एक मतन यानी पैराग्राफ या कहानी देता है और उनसे कहता है
कि मतन में मज़कूर ख्यालात व इफ्कार पर और मानियो मतालिब पर इंसाफ व इक़्तिदार के नुक्ते नजर से बात करें। उस्ताद और आमोजगारों में किस चीज को फरोग देना चाहता, यानी बात आप समझिएगा जी, समझिएगा। एक उस्ताद ने बच्चे से, सानवी सतह के बच्चों से एक पैराग्राफ दिया और कहा गया कि इस पर आप क्या करें, मज़कूरा ख्यालात व इफ्कार पर और मानियो मतालिब पर और इंसाफ व इक़्तिदार। इंसाफ और इक़्तिदार का मतलब यह हुआ अच्छे और बुरा। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा और बुरा, यानी कि जो निगेटिव और मुस्बत पहलू है उस दोनों पर आपको चर्चा करना है। तो ये इस तरह का करके उस्ताद किस चीज को बच्चे का फरोग दे रहा है, तनकीदी खानदगी की महारतें, तनकीदी तदरीसियात और तनकीदी जबान को फरोग देना, जबान की आला महारतें। अब चूंकि यहां पे देखिए एक उस्ताद सानवी सतह के बच्चों को एक मतन या कहानी देता है और उनसे कहता है कि इस पर क्या करें, इफ्कार पर, मानी और मतालिब पर बात करें, चर्चा करें। तो चूंकि ये चर्चा करना कब होगा, जब वो पढ़ेगा, और पढ़ना को ही क्या बोलेंगे, खानदगी। और चूंकि इंसाफ व इक़्तिदार का मतलब यह हुआ कि उस पर वो अच्छे और बुरे का भी जिक्र करेगा, तो यानी कि इसमें वो क्या करेगा, तनकीद करेगा। मान लीजिए कि हम किसी भी तहरीर का मुस्बत और मनफी दोनों पहलू रखते हैं, तो वही ना तनकीद कहलाता है। तनकीद का मतलब यह हुआ अच्छे को अच्छा और बुरे को, यानी एक अपने कसौटी पर आपको कस देना। तो ये आपका होगा तनकीदी खानदगी की महारतों को उस्ताद क्या कर रहा है, फरोग दे रहा है। समझ में आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा? वालेकुम अस्सलाम सभी को। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। कवायद की तदरीस व आमोजिश में तरीके अमल की मालूमात है। कवायदी मशकों को बरतने के तरीके इल्म का, कवायदी मशकों की जानकारी, कवायदी मशकों के उसूलों की जानकारी, जबान और उसकी सकाफत का इल्म। क्या होगा राइट आंसर? कवायद की तदरीस, जे कवायद की तदरीस वो आमोजिश में तरीके अमल की मालूमात है। तरीके अमल का मतलब यह हुआ कि जब आप कवायद को पढ़ा रहे हैं या कवायद को सिखा रहे हैं, तो उस पर जो अमल करा रहे हैं उसकी मालूमात क्या कहलाएगी? कवायदी मशकों को बरतने के तरीके का इल्म, कवायदी मशकों की जानकारी, कवायदी मशकों के उसूल की जानकारी, जबान और उसकी सकाफत का इल्म। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आपको कल मैंने पढ़ाया था कि एक बच्चे को हमें कैसे सिखाना है, करके सिखाना है। और करके सिखाने का मतलब क्या होता है? बरतना, यानी हम जो भी चीज सिखा रहे हैं उसमें बच्चे का ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, उसी को बोलते हैं सरगर्मी, उसी को बोलते हैं बरतना, है ना, यानी क्रियाकलाप। तो कवायद की तदरीस आमोजिश में तरीके अमल की मालूमात, यानी हम बच्चे को जो सिखा रहे हैं करके सिखा रहे हैं, तो साथियों वही होगा कवायदी मशकों को बरतने के तरीके का इल्म। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर में। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए और फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 111 नंबर में है, 7वीं जमात का उस्ताद जोड़ों में की जाने वाली सरगर्मी अंजाम देता है। जोड़ का मतलब क्या होता है? जोड़ का मतलब हो गया ग्रुप, यानी जो 7वीं जमात का उस्ताद है वो ग्रुप में की जाने वाली सरगर्मी अंजाम देता है, यानी ग्रुप में बच्चे को ग्रुप में कोई काम करवा रहा। आगे देखिए, जिसमें हर जोड़े को 10 जुमलों की कहानी दी जाती है। हर ग्रुप को 10 जुमलों का यानी 10 वाक्य का क्या दिया जाता है? कहानी दिया जाता है। एक कहानी के पहले जुमले को पढ़कर सुनाता है और दूसरे जुमले को सीखते हैं। यानी एक ग्रुप जो है पहले कहानी को पढ़ के सुनाता है, तब दूसरा ग्रुप सीखता है। फिर दूसरा जोड़ा दूसरा जुमला पढ़ता है और दूसरे जोड़े का पहला इस जुमले को लिखता है। इस तरह पूरी कहानी मुकम्मल होती है। मतलब समझिएगा, 10 जो जितने भी ग्रुप बनाए गए उन ग्रुपों को 10 जुमला दिया गया। एक ग्रुप ने पढ़ा, दूसरा ने सुना, फिर दूसरा ने पढ़ा, फिर पहला ने सुना, और एक ने जो पढ़ा दूसरा उसको सुनकर क्या कर रहा है? लिख रहा है। एक चीज का यहां पर आप याद रख लीजिएगा, अगर आपको कोई पूछे
कि बाबू इमला का मतलब क्या होता है, तो इमला का मतलब होता है सुनकर लिखना, सुनकर लिखना। यहां पर गौर कीजिएगा, फिर दूसरा जोड़ा दूसरा जुमला पढ़ता है और दूसरे जोड़े का पहला उस जुमले को लिखता है, तो कैसे लिखेगा, सुनकर लिखेगा। और एक दूसरे का ग्रुप में सहयोग हो रहा है तो ये मिलजुल कर इमला लिखेगा, मिलजुल कर इमला लिखेगा। तो मिलजुल कर लिखना नहीं होगा, मिलजुल कर लिखना नहीं, मिलजुल कर सुनना तो होगा ही नहीं, जुमलों का इमला नहीं, बल्कि मिलजुल कर इमला लिखना। अब इमला और लिखना दोनों में फर्क है। इमला जिसको हम लोग डिक्टेशन बोलते हैं, जिसे हिंदी में श्रुत लेख बोला जाता है, इसका मतलब यह होता है कि हम किसी चीज को सुने फिर लिखे, यानी कि आप मुंह जबानी जो लिखते हैं वो आपका इमला होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका होगा मिलजुल कर इमला लिखना। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर में, दर्जे झैल में से कौन इशारती जबान के बारे में सही नहीं है? इशारती जबान का मतलब आप समझते हैं, कोई आपसे पूछा किसी भी शहर के बारे में, कहां किधर है, आपने कहा, क्लास में पढ़ा रहे हैं टीचर ने कहा, है ना, इशारती जबान हुआ। रोड पे चल रहे हैं, वहां पर एक तीर बना हुआ है सिंबल, इस तरह करके यू टर्न लिखा, यू बना हुआ, मतलब आगे जाके मुड़ना है, तो ये सब भी इशारती जबान है। यानी हर वो चीज जो चुपचाप साइलेंट वे में आपकी सहायता करती है वही तो इशारती तरसील यानी इशारती जबान कहलाती है ना। हर वो चीज जो साइलेंट में, बात जिसके अंदर आवाज नहीं है और वो आपका हेल्प कर रहा है, वो इशारती जबान है। तो दर्जे झैल में से कौन इशारती जबान के बारे में सही नहीं है? इशारती जबान की बहुत सी किस्में होती हैं। जाहिर सी बात है, आप बोल रहे हैं, आप बगल में कोई चींटी काट लिया, ये भी एक किस्म है। आपको कोई नहीं बोल रहे हैं तो जबरदस्ती का आपको ये कर रहा, ये भी एक किस्म है। इशारती जबान फितरी जबान है, बिल्कुल सही बात है कि इशारा के लिए आपको सब लोग इशारा कर लेते हैं। जिस तरह सब लोग सुन और बोल लेते हैं, पढ़ और लिख सब नहीं सकते, इसी तरह इशारा भी सब लोग कर सकते हैं। अच्छा, इशारती जबान के कवायद नहीं होती, यह बात गलत है। अगर ऐसा होता तो फिर साथियों कोई भी तीर को आप इधर से जैसे चाहिए वैसे बना दीजिएगा, गलत हो जाएगा, है ना। आप देखे होंगे कहीं कहीं पर आप जब गाड़ी खड़ी करने जाते हैं, इस तरह का रहता है और इसमें इस तरह का रहता है, इसका मतलब क्या होता है, नो पार्किंग, है ना। तो ये आपने कैसे समझा? हालांकि इसका तब कवायद है, नियम है तब ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये गलत है, इसीलिए सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है से लिसानी फॉर्मूला। एनसीएफ 2005 इसी चीज पर फोकस करता है कि हमें बच्चे को से लिसानी फॉर्मूला के तहत पढ़ाना है। से लिसानी फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? त्रिभाषा शिक्षण सूत्र। देखिए, से का मतलब होता है तीन, से का मतलब तीन, और लिसान का मतलब जबान, लिसान का मतलब जबान, यानी हमें बच्चों को तीन जबानों में पढ़ाना है। सबसे पहला जो जबान होता है वो आपका होता है मादरी जबान। क्या होता है? मादरी जबान। और दूसरे नंबर में होता है आपका घर की जबान, या इसी को अब इसमें कर लेंगे घर की जबान। और या फिर हम अगर मादरी में नहीं पढ़ा पाए, घर की जबान में नहीं पढ़ा पाए, तो या साथियों हमको इलाकाई जबान। बात समझ रहे हैं? तो ये से लिसानी फॉर्मूला के जिम्न में कौन दुरुस्त है? मादरी जबान, घर की जबान, इलाकाई जबान बतौर पहली जबान। इसका मतलब क्या होता? ऑब्लिक का मतलब या होता है। अंग्रेजी में तो नहीं देना है तालीम आपको, चूंकि से लिसानी फॉर्मूला हिंदुस्तान के लिए है ना। तो मादरी जबान, घर की जबान, हिंदी बतौर पहली जबान। हिंदी को बतौर पहली जबान नहीं रखना है, बल्कि मादरी जबान को बतौर पहली जबान रखना है। मादरी जबान, घर की जबान, अंग्रेजी बतौर पहली जबान। अंग्रेजी पहली जबान नहीं हो सकती है। अब ये वाला देखिए, मादरी जबान, घर की जबान या इलाकाई जबान बतौर पहली जबान, ये वाला बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का, 113 का। 114 नंबर क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ताउनी तदरीस होती है। ताउन का मतलब होता है हेल्प, तदरीस का मतलब होता है शिक्षण यानी कि पढ़ना। ताउनी तदरीस होती है 114 नंबर क्वेश्चन।
उन आमोजगारों के लिए जिन्हें जबान की आमोजिश के लिए मुतय्यन पहलुओं पर तवज्जो देने की जरूरत होती है, यानी उन आमोजगारों के लिए ही ताआवुनी तदरीस है जिसको किसी खास पहलू पर हमें उसके सुधार करना है। क्या उसके लिए होता है? उन असातिज़ा के लिए जिन्हें अपनी तदरीस में उन मखसूस तलबा के लिए तब्दीली लाने की जरूरत है जो जबान सीखना चाहते हैं। देखिए, ताआवुनी तदरीस बच्चों का होता है, न के असातिज़ा का, इसलिए कि हमें बच्चों के लिए बात की जा रही है, तो ये वाला तो आपका कट जाएगा। उन आमोजगारों और असातिज़ा के लिए जो अपनी तदरीसी व आमोदशी हिकमत अमलों को समझना, तब्दीली लाना और बेहतरी लाना चाहते हैं, यानी हम कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो उसी के लिए साथियों होता है ताआवुनी तदरीस। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 115 नंबर में, तदरीस का वो तरीका जिसमें उस्ताद 4 तलबा एक इज्तिमाई आमोजिशी ग्रुप बनाते हैं, यानी उस्ताद और 4 तलबा जो है वो एक आमोजिशी ग्रुप बनाते हैं जिसमें सबके रोल इलाहिदा होते हैं, यानी सबका जो है रोल अलग अलग होता है। मतन के मवाद पर मकालमा होता है। क्या होता है? मकालमा होता है, जिससे तफहीम मतन के मुताले में बेहतरी करती है। इस तरीके को कहा जाता कवायद के इतलाक का तरीका, बाहमी तदरीस, साख्तियाती तरीका और मिसाली तरीका। 115 नंबर का बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, जहां यहां पर आ गया, क्या आया? तदरीस का वो तरीका जिसमें उस्ताद और 4 तलबा एक इज्तिमाई आमोजिशी ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप की बारे में बात आ गई ना, तो ग्रुप जब बनाएगा तो इसी को बोलते हैं बाहमी। क्या बोलेंगे? बाहम। तो यहां पर देखिए बाहमी तदरीस हो गया, चूंकि एक दूसरे से हेल्प लेकर सीखेंगे, तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक कर दें। लाइक बहुत कम है, एक लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 116 नंबर में, उस्ताद तलबा को जी उस्ताद तलबा को अंग्रेजी में एक कहानी सुनाता है। क्या करता है? अंग्रेजी में एक कहानी सुनाता है और तलबा से ग्रुप में काम करने और मालूम जबान में कहानी को बताने के लिए कहता है, और फिर क्लास की मुश्तरका जबान में कहानी बताने के लिए कहता है। इस तरह की तदरीसियाती हिकमत अमली को क्या कहेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ लीजिएगा। समझ लीजिए, एक उस्ताद अंग्रेजी में एक कहानी सुनाया, अंग्रेजी में कहानी सुनाया, एक जबान हो गया, और तलबा से ग्रुप में काम करने और मालूम जबान में कहानी को बताने के लिए कहता है। मालूम जबान का मतलब यह हुआ कि बच्चे को जो जबान मालूम है उसी में वो बताए। तो यानी बच्चे को मादरी जबान को क्या कर रहा है? बताने के लिए कह रहा है। और फिर क्लास की मुश्तरका जबान, अब मान लीजिए कि तलबा को अंग्रेजी का कहानी सुनाया गया, बच्चे ने मादरी जबान में जिक्र किया गया, लेकिन अगर हम लोग हिंदी भाषित पट्टी राज्य से होंगे तो मुश्तरका जबान क्लास की क्या होगी? हिंदी होगी। तो यहां पर मुश्तरका जबान में कहानी बताने के लिए कहता है, तो तीसरी जबान यहां पर क्या हो गई आपकी? हिंदी हो गई। इस तरह की तदरीसियाती हिकमत अमली को क्या कहेंगे? मादराए जबान ये अजीब लिखा हुआ है। कसीर लिसानी पॉलिसी, कसीर लिसानी तदरीस, जबान का हुसूल। बहुत सिंपल है, आप शायद हमें लगता है कि बता दीजिएगा आप। देखिए, पॉलिसी तो नहीं होगा, कसीर लिसानी पॉलिसी तो नहीं होगा। ठीक है, यह होगा साथियों कसीर लिसानी तदरीस, इसलिए कि एक जबान को अंग्रेजी में बताया गया, फिर उसी को मालूम जबान यानी मादरी जबान में 2 जबान हो गया, फिर मुश्तरका जबान में ये 3 जबान हो गया। तो वो क्लास जहां पर 2 या 2 से जायद जबानें बच्चे बोलते हैं, उसी क्लास को कसीर लिसानी क्लास कहा जाता है। तो चूंकि यहां पर ऐसी ही तालीम दी जाती है, तो ये कसीर लिसानी तदरीस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन में, आमोजगार
मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए अखबार में शाये खबर को पढ़ता है, इस तरह के मुताले को क्या कहेंगे? तनकीदी मुताला, सरसरी मुताला, गायर मुताला, पढ़ने की मानत। अब समझिएगा, हालांकि ये सारे क्वेश्चन जब आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा बहुत आसान हो जाएगा। मखसूस क्या कह रहा है? मालूमात। मतलब मान लीजिए कि आप एक अखबार को पढ़ रहे हैं जिसमें आपको कोई खास टॉपिक को या तारीख को खोजना है। मान लीजिए कि मैं आपको यह कह दूं कि सीटेट का एग्जाम कब होगा, पेपर में नोटिस आया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा? पूरे पेपर को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़िएगा, ऊपर नीचे देखेंगे, अच्छा देखेंगे एग्जाम कब होगा, जहां पर एग्जाम डेट लिखा होगा हो, यानी एक डेट को निकाल रहे हैं। कोई आपसे ये कह दे कि कोई आज की तारीख क्या है, पेपर में आप पूरा ऊपर नीचे पढ़ेंगे, कोई भी एक खास, यानी मखसूस चीज को पढ़ने के लिए आप क्या करते हैं? ऊपर नीचे निगाहें दौड़ाते हैं, यानी आप ये एक तरह का सरसरी मुताला हुआ। पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं आप, जो चीज आपके लिए जरूरत के लिए होती है उसी को पढ़ते हैं, तो उसी मुताला को कहा जाता है सरसरी मुताला। चूंकि यहां पर जो है साथियों मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए, अब मखसूस मालूमात में कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा सरसरी मुताला। अब तनकीदी मुताला ये हुआ कि किसी के मुस्बत और मनफी दोनों पहलू पर अगर हम चर्चा करना है तो वो तनकीदी मुताला हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 118 नंबर में, बैन लिसानी शनाख्त क्या है? आमोजगार का फैसला के, देखिए बैन लिसानी शनाख्त, बैन का मतलब दरमियान, लिसानी का मतलब जबान, और शनाख्त का मतलब पहचान, यानी दो जबानों के दरमियान जो पहचान है उसका मतलब क्या होता है, यही ना है बैन लिसानी शनाख्त क्या है? आमोजगार का फैसला कि मकामी जबान और हदफे जबान में कुछ चीजें मुश्तरक होती है। देखिए सबसे पहले एक चीज और जान लीजिए, हदफे जबान का मतलब क्या होता है? हदफे जबान उस जबान को बोलते हैं जिसको हम लोग हिंदी में मानक भाषा बोलते हैं। अब मानक भाषा क्या होता है? जिसको साथियों बोला जाता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, है ना, याद रखिए। अब ये क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरी जबान, यानी जो जबान आप सीखना चाहते हैं वही जबान आपका क्या हो गया? हदफे जबान। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया बैन लिसानी शनाख्त, यानी दो जबानों के दरमियान जो शनाख्त है, पहचान है, वो क्या है? आमोजगार का फैसला कि मकामी जबान और हदफे जबान में कुछ चीजें मुश्तरक होती हैं। आमोजगार का फैसला कि मकामी जबान और हदफे जबान में कुछ चीजें मुश्तरक नहीं होती है। आमोजगार का फैसला कि मकामी जबान का इल्म दूसरी जबान की आमोजिश में मुखिल होता है। मुखिल का मतलब नुकसानदेह, यानी इसका मतलब यह हुआ कि आप अगर मकामी जबान सीखे होंगे तो दूसरी जबान आप नहीं सीख पाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। आमोजगार की समझ की मुख्तलिफ जबानें सीखने के लिए मुख्तलिफ सलाहियतें दरकार होती है। यानी चौथा नंबर में जो कहा जा रहा है कि यह मानना कि अगर आपको बहुत सारी जबानें सीखनी हैं तो उसके लिए अलग अलग सलाहियत चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर आपकी एक जबान सही है दूसरी जबान भी सही हो जाएगी। जो मादरी जबान में बात नहीं कर सकता वो किसी दूसरी जबान में नहीं बोल सकता। बात समझ रहे हैं? तो ये वाला जो है कि मुख्तलिफ सलाहियतें दरकार होती है, ये वाला भी गलत है, स्टेटमेंट है। अब देखिए जब कभी एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब कभी आपको ऑप्शन में दो चीज दिया जाए, एक में नहीं हो और एक में मुस्बत हो, तो उसी दोनों में से किसी एक को छांटिएगा। बात समझ लीजिए। तो चूंकि यहां पे देखिए आमोजगार का फैसला के मकामी जबान और हदफे जबान में कुछ चीजें मुश्तरक होती है, आमोजगार का फैसला के मकामी जबान और हदफे जबान में कुछ चीजें मुश्तरक नहीं होती है। समझिएगा, हम साथियों बात समझिए, हम जो है क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी इलाकाई जबान है, तो इलाकाई जबान में आप क्या बोलते हैं? पंखा, पंखा बोलते हैं ना। इसी को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं? फैन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फैन बोलते हैं। लेकिन इलाकाई जबान में ही आप क्या बोलते हैं भाई? ट्रेन बोलते हैं। और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलिएगा आप? ट्रेन बोलिएगा। क्या बोलिएगा? ट्रेन बोलिएगा। तो आप समझिएगा कि आमोजगार का फैसला के मकामी जबान और हदफे जबान, मकामी जबान इलाकाई जबान और हदफे जबान अंग्रेजी जबान, कुछ चीजें मुश्तरक है। जैसे ट्रेन हम
इलाकाई जबान में भी बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो मुश्तरक होते हैं, ये रियल है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद रखिए, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, आप उस रात को जितना सोए होंगे और जितना कम बात करे होंगे उतना क्वेश्चन आपसे हल होगा। और जो एग्जाम हॉल में जाने से पहले पूरी दुनिया को जोत के जाता है, उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। अब ये सब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पकड़ने की दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है सुरैया एक लड़की का नाम है, 6ठी जमात की तालिबा है, यानी वो लड़की है, जो जालंधर पंजाब से तमिलनाडु की मादुराई अपने वालिद साहब के साथ मुंतकिल हो जाती है। यह क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा गया था। सुरैया नाम की एक लड़की है जो जालंधर यानी पंजाब की रहने वाली थी। तो यादिए, जब वो पंजाब की रहने वाली थी तो सुरैया की मादरी जबान क्या होगी, तो इनकी मादरी जबान हो जाएगी पंजाबी, ठीक है। उसके बाद वो अपने वालिद के साथ तमिलनाडु चली जाती है। कहां चली जाती है, तमिलनाडु। पंजाबी उसकी मादरी जबान है और उसने अंग्रेजी स्कूल में बतौर दूसरी जबान पढ़ी है। अंग्रेजी स्कूल में जब वो जाएगी तो अंग्रेजी बोलेगी, तो एक जबान उसकी अंग्रेजी हो गई। वो अपने पड़ोसी से सीखकर तमिल बोल और पढ़ सकती है। यानी जब वो अपने बाप के साथ पंजाब से तमिलनाडु चली गई तो तमिलनाडु में रहते रहते अपने पड़ोसी से सीख लिया उन्होंने, और वो तमिल भी बोल पढ़ सकती है। जो जबानें अब वो जानती है उसके हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। एक बात समझिए, सुरैया कहां की रहने वाली है, इसको खुलासा यहां पे आप समझ लीजिए। पंजाब की रहने वाली है, तो पंजाब तो इसकी मादरी जबान क्या हो गया, पंजाबी हो गया। वो अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़ी है, तो अंग्रेजी जबान उसकी कौन सी जबान होगी, अंग्रेजी जबान उसकी दूसरी जबान होगी। लेकिन उसके बाद वो अपने बाप के साथ कहां चली गई, तमिल। तो याद रखिएगा, एक शख्स की एक से जायद भी मादरी जबान हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम बिहार में पैदा हुए और उसके बाद हम चले गए पंजाब, तो यहां बिहार की हमारी मादरी जबान, अब फिर पंजाब में अगल बगल में जो जबान सीखे वो भी हमारी मदर टंग हो गई, इसलिए कि वहां पर भी हम इलाका से समाज से सीखेंगे। तो फिर इसकी तमिल भी क्या हो गई भाई, मादरी जबान हो गई। याद रखिएगा। तो अब यह कहा जा रहा है कि इसमें से आपको देखना है कि कौन सा बयान दुरुस्त है। चलिए देखते हैं। पंजाबी और तमिल का शुमार इक्तिसाबी जबान में और अंग्रेजी का शुमार आमोजिशी जबान में होगा। मेरी दोस्त ये बात समझ लीजिए आप, वहीं पर आपको डिक्शनरी काम आएगा। डिक्शनरी क्या है, मैंने आपको बताया था अधिगम का माना क्या होता है, लिखते चलिए। अधिगम का माना होता है आमोजिश, और आमोजिश किस जबान का करते हैं हम लोग, दूसरी जबान का आमोजिश करते हैं, दूसरी जबान का करते हैं। और अर्जन का माना क्या होता है, तो अर्जन का माना होता है इक्तिसाब, और इक्तिसाब किस जबान का होता है, मादरी जबान का, यानी जो चीज ऑटोमेटिकली आ जाए। तो ये जो सुरैया नाम की लड़की है, इसका पंजाबी जबान और तमिल जबान, ये दोनों का ये क्या करेगी, इक्तिसाब करेगी। दोनों का क्या करेगी, इक्तिसाब करेगी। लेकिन जो अंग्रेजी जबान है वो कहां पढ़ी है, वो स्कूल में पढ़ी है, तो उसका वो क्या करेगी, आमोजिश करेगी। क्या करेगी, आमोजिश करेगी। तो अब आपको देखना है, पंजाबी और तमिल का शुमार इक्तिसाबी जबान में बिल्कुल सही है कि पंजाबी भी उनका मादरी है, तमिल भी मादरी है, और अंग्रेजी का शुमार आमोजिशी जबान में बिल्कुल सही है। ये पहला वाला ही आंसर सही है। आपको बस लोगत याद होगा, थोड़ा सा शांति से देख लीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। तमिल का शुमार इक्तिसाबी जबान में और अंग्रेजी और पंजाबी का शुमार आमोजिश में। देखिए, पंजाबी उनकी मादरी जबान है, उसका आमोजिश में शुमार नहीं होगा। पंजाबी, अंग्रेजी, तमिल तीनों का शुमार आमोजिशी में नहीं होगा। अंग्रेजी का शुमार इक्तिसाबी, ये भी नहीं होगा, बल्कि अंग्रेजी इक्तिसाब तो नहीं होगा। ठीक है, तो साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से कौन तौसीई मुताले के मकासिद में शामिल नहीं है। तौसीई मुताला का मतलब ये होता है वो मुताला जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तहसीन के लिए पढ़ना, इर्तिशाह के लिए पढ़ना,
कवायद की आमोदिश के लिए पढ़ना, लुत्फ अंदोज होने के लिए पढ़ना। तौसीई मुताले के मकासिद में कौन शामिल नहीं है? ये तौसीई मुताले में साथियों देखिए, कवायद की आमोदिश के लिए पढ़ना ये आपका तौसीई मुताले में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको